Dear students, once again welcome to all of you. Today I will teach about the theory of Emil Durkheim, that one is theory of social solidarity. In this theory, on the basis of social solidarity, Durkheim has defined or classified society into two groups, into two parts. इसके आधार पर सामाजिक एकता के आधार पर दुर्खिम साहब ने समाज को दो भागों में बांटा है। एक यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और दूसरा सामाजिक एकता पर आधारित समाज। ये दुर्खिम साहब ने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के भाग प्रथम के अंदर यह सॉलिडरिटी बताई। आपने सामाजिक एकता की बातें कही वहां पर, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आप किताब याद होनी चाहिए। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी मैं पहले अपने लेक्चर बता चुका हूँ कि यह दुर्खिम साहब की पहली पुस्तक है। 1893 के अंदर 1893 में प्रकाशित हुई है। इसके दो पार्ट हैं। प्रथम पार्ट के अंदर ये सोशल सॉलिडरिटी और यूनिटी की बात कही गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले यांत्रिक एकता पर आधारित समाज की। यांत्रिक समाज ऐसा समाज था, आदिमकालीन समाज था, जहां पर लोगों की जनसंख्या बहुत कम थी। जो संगठन था वो बहुत ही छोटा होता था, जनघनत्व बहुत कम पाया जाता था, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी और आवश्यकताएं सीमित होने के साथ साथ सभी की आवश्यकताएं एक जैसी थी। तो मतलब लोगों के अंदर बहुत समरूपता थी। तो दुर्खिम साहब ने कहा है इसलिए कि यांत्रिक एकता पर आधारित समाज में जो लोग रहते थे उन मनुष्यों की मनोवृत्ति, उनके मूल्य, उनकी नैतिकताएं, उनकी आवश्यकताएं और उनके जो लाइफस्टाइल है, उनकी जीवन पद्धति, जीवन शैली, ये सब खान पान, रहन सहन, ये सब कुछ एक समान था। इसमें कोई भी फर्क नहीं था और सब एक तरह का जीवन जीते थे। इसलिए आपने इसको कहा है कि सॉलिडरिटी ऑफ सिमिलरिटी, समानता की एकता पर आधारित समाज, सॉलिडरिटी ऑफ सिमिलरिटी, इस सोसाइटी को कहा आपने सॉलिडरिटी ऑफ सिमिलरिटी। मतलब व्यक्तियों की कोई अलग डिमांड नहीं थी, सबकी मांग एक जैसी थी, सभी की आवश्यकताएं एक जैसी थी और यह आदिमकालीन समाज था। अब इस समाज के अंदर लोगों की जो मानसिकता, मानसिक स्तर और नैतिक स्तर बहुत सुदृढ़ होता था। लोग एक दूसरे की भावनाओं को की कदर करते थे। आदर सत्कार, लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव, भावनात्मक वी फीलिंग्स, हम की भावना, ये सब बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। क्योंकि लोगों के बीच में श्रम विभाजन पाया जाता नहीं था, कोई होड़ नहीं थी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, सबकी एक जैसी और लिमिटेड आवश्यकताएं थी। इसलिए ये लोग बहुत ही एक साथ एकजुट होकर के, संगठित होकर के और एकता पर आधारित होकर के रहते थे। क्योंकि दुर्खिम साहब ने यह एकता पर आधारित समाज जो यांत्रिक समाज है, इसको यांत्रिक क्यों कहा दुर्खिम साहब ने? क्योंकि तत्समय, उस समय जब आदिम समाज था, उस आज से हजारों वर्ष पहले जब समाज बहुत ही अपनी नव उद्भुत रूप में था, उस समय लोग, उस समाज के लोग जनमत, राजा, परंपरा और धर्म का अनुसरण करते थे और वो जैसा आदेश देते थे उनके दबाव स्वरूप आंख मूंद करके अपना जीवन संचालित करते थे, अपना काम करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मशीन की तरह काम करते थे, यंत्रवत थे। इसलिए इस समाज को यांत्रिक समाज कहा गया। इस समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसके कानून अलग थे। यंत्रवत समाज के लिए कानून था रेप्रेसिव लॉ, मतलब दमनकारी कानून, रेप्रेसिव लॉ था। इस रेप्रेसिव लॉ के अंदर आपको समझाएं, जैसे ये दमनकारी कानून था। यंत्रवत समाज के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था, किसी एक व्यक्ति के साथ अगर अपराध कर ले या उसकी कोई चोरी कर दे, उसके साथ मारपीट कर ले, तो वो पूरे समाज के साथ, वो पूरे समाज के साथ और सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध माना जाता था और वो अपराध एक व्यक्ति के विरोध में न
समाज के विरोध में माना जाता था। उसमें सामूहिक चेतना होती थी और प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसके विरोध में होता था। जैसे किसी व्यक्ति की एक और कानून बहुत सख्त था, किसी एक व्यक्ति ने किसी की एक आंख फोड़ दी, तो अब राजा तो कहेगा कि जिसने आंख फोड़ी उसकी 2 आंखें निकाल दी जाए, या उसको उससे भी कठिन और दंड दिया जाए ताकि भविष्य में वो और ऐसा अपराध न करे। मतलब कहने का मतलब ये क्षतिपूर्ति, किसी के यहाँ चोरी हुई है उसको सामान ला के दे दो तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, क्षतिपूर्ति का विषय नहीं है यहाँ पर। उसको ऐसा रिप्रेसिव, इतना दमनकारी तरीके से और भी जितना अपराध किया उससे भी कई गुना ज्यादा उसे सजा दी जाए, ऐसा इसमें बहुत होता था। तो ये तो आपका हो गया यांत्रिक एकता पर आधारित समाज। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लोगों की आवश्यकताएं सीमित है। अब हम बात करेंगे सामूहिक एकता पर आधारित समाज। धीरे धीरे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, आवश्यकताएं भी अलग अलग तरह की लोगों की बढ़ने लगी, नई नई आवश्यकताएं आने लगी। तो ये आधुनिक समाज की बात करता है। ये सामूहिक एकता पर आधारित समाज आधुनिक समाज है। इन समाजों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट कार्य करता है, प्रत्येक स्पेशलाइजेशन का ये दौर था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह के कार्य करता है। लोगों की मनोवृत्ति, लोगों की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, वे ऑफ लिविंग सब कुछ डिफरेंट हो गया, लोगों की नीड्स बढ़ गई। ये आधुनिक समाज की विशेषताओं पर आधारित समाज है। आधुनिक कहें तो मोटे मोटे तौर पर एक फिक्स टाइमलाइन नहीं कह सकते अपन, मोटे मोटे तौर पर 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति वगैरह हुई उस समय ये समाज की ये उद्भूत हुआ, उस समय की बातें कर रहे हैं हम साहब। अब आधुनिक समाज में आवश्यकताएं बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ी, प्रोडक्शन भी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़े तो डिवीजन ऑफ लेबर भी हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, श्रम विभाजन हुआ, तो हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करने लगा। जो व्यक्ति एक प्रकार का कार्य कर रहा था उसमें वो निपुण होता चला गया, पारंगत होता चला गया, उसमें उसने विशिष्टता प्राप्त कर ली, उसका वो स्पेशलाइज्ड एकदम बिल्कुल व्यक्ति हो गया, उसके जैसा कार्य अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते थे। तो ये अपने आधुनिक समाजों की बात है। अब इन समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका अनुभव, उसका कार्य करने के तरीके सब कुछ विशेष थे। संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इसमें भी एकता पाई जाती है। अब जैसे मान लो ये कोई, इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक्सपर्ट है, वो किसी विशिष्ट कार्य को करता है, लेकिन हर व्यक्ति आपस में इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंधित और अंतर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकता बढ़ गई। कैसे? जैसे सुनिए, अगर मान लो मुझे एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करूँगा, वो ठेकेदार मुझे मकान का बाहरी ढांचा बना के देगा, अंदर लाइट फिटिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, पानी की फिटिंग के लिए प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, टाइल्स, मार्बल्स, सैनिटरी वगैरह लगाने के लिए अलग से व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, उस एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, लकड़ी का काम, दरवाजों का काम करवाना है उसके लिए मेरे को कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। इस तरह से और सामान लाने के लिए मुझे अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति इसमें अलग अलग तरह का कार्य कर रहा है, वो अपने कार्य में पारंगत है, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है। जो वो कार्य करेगा बिजली वाला वो प्लम्बर नहीं कर पाएगा, जो प्लम्बर करेगा वो मैशन नहीं कर पाएगा, इस तरह से। लेकिन सब लोग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर आधारित है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए उनके अंदर अंतर संबंधता, इंटरडिपेंडेंसी और इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, अंतर संबंधित हो गए और अंतर निर्भर हो गए। इसलिए तुर्की कहते हैं ये सामूहिक समाज कैसे समाज है? सॉलिडिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी का है, पर आधारित है। यहाँ पर कहा आपने यांत्रिक समाज को सॉलिडिटी ऑफ सिमिलरिटी, तो ये हो गए सॉलिडिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ये सोसाइटी कैसी सोसाइटी हो गई? सॉलिडिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। मतलब अंतर निर्भरता की एकता पाई गई इसके अंदर, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता में क्या फर्क है। ये आदिमकालीन समाज है, जनजातीय समाज है, कबीलाई समाज है, ये आधुनिक समाज है, शहरी समाज है, ठीक है। इनके अंदर अब दुर्खिमिर को जैसे इसको यांत्रिक एकता कहा, यांत्रिक एकता इसलिए कहा कि राजा, जनमत, धर्म और परंपरा के अधीन रह करके जो राजा ने कहा है उसको वैसा ही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है और बिल्कुल मशीन को जैसे हम
कमांड देते हैं, कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं, उस कमांड के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है, बस फिक्स, कमांड खत्म, एक्शन खत्म। वैसे मशीन को आपने स्विच किया ऑन, अपना काम किया, बस जितना कमांड दिया उतना ही काम करेगी। लेकिन स्वाभाविक समाज इसलिए कायम है, स्वाभाविक एकता इसलिए पर आधारित समाज का, क्योंकि स्वाभाविक एकता को उन्होंने मनुष्य के शरीर के अंगों के समान माना। जिस तरह से मनुष्य के विभिन्न अंग, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर सब अलग अलग है, लेकिन सबके काम अलग अलग है। लेकिन हाथ अगर नहीं हो शरीर के अंदर तो शरीर ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आँख नहीं हो तो भी शरीर अधूरा है। मतलब सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से अंतर संबंधित है, और सबको मिलाने पर ही शरीर सुचारू रूप से स्वस्थ रूप से अपना कार्य कर पाएगा। तो आपका कहने का मतलब है जिस तरह से शरीर के अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसी तरह समाज के अंदर नाना प्रकार के कार्य हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति करते हैं। श्रम विभाजन पाया जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग एक्सपर्टाइज है, अलग तरह से काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे के ऊपर अंतर संबंधित है, अंतर निर्भर है। इसलिए इनमें क्या है, एकता पाई जाती है। जैसे एक साइकिल है, साइकिल का अगर सब पार्ट्स अलग कर दिए जाएं, अगर उसकी स्पोक्स, ताड़ियाँ, उसका टायर, उसका हैंडल, उसकी कैंची, सीट सब अलग कर दी जाए तो वो साइकिल का रूप धारित नहीं कर पाएगी और सही ढंग से हम उसे चला नहीं पाएंगे। लेकिन एक्सेल, टायर, उसकी व्हील, स्पॉक्स, चिमटी, उसकी जो कैंची है, उसका डंडा है और उसका जो हैंडल है, उसकी सीट को सबको हम कस करके मिला करके जब उसका असेंबल कर देंगे तो वो साइकिल का रूप धारित कर लेगी। इसी तरह से आपको बताने का प्रयास किया है कि ये विभिन्न अंग, जिस तरह से मनुष्य के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर के अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब शरीर का रूप धारित होता है और मनुष्य सही ढंग से चल पाता है। उसी तरह से समाज के अंदर भी प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट होते हुए भी, अपना विशिष्ट अनुभव रखते हुए भी उसे दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्तियों के बिना वो अधूरा है, इसलिए वो अपने जीवन को संचालित करने के लिए, अपने काम को सही ढंग से करने के लिए वो दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंडेंट है। ये स्वाभाविक समाज के बारे में दुर्गम साहब ने बताया। अब आप देखिए, यहाँ पर अपन ने बात करी रेप्रेसिव लॉ, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव लॉ है, यहाँ पर प्रतिकारी कानून पाया जाता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के बदले वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध हुआ तो व्यक्तिगत क्षति माना गया उसे और उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। यहाँ पर क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे थे, यहाँ पर उसने एक आंख फोड़ी है, एक व्यक्ति ने उसकी दो आंख फोड़ी जाएगी। मतलब जितना उसने अपराध किया है उस अपराध से भी कई गुना ज्यादा उसे सजा देने का प्रावधान इसके अंदर है। इसमें यांत्रिक समाज में जो दमनकारी कानून पाया जाता है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव लॉ है। रेस्ट्रिक्टिव लॉ के अंदर प्रतिकारी कानून के अंदर एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हुई है तो उसे सामूहिक चेतना न मान करके पूरे समाज के विरुद्ध उस कार्य को, अपराध को न मान करके व्यक्ति के विरुद्ध अपराध माना जाएगा और इसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। अगर उसके यहाँ चोरी हुई है, मान लो 10 ग्राम 100 ग्राम अगर सोने की चोरी हुई है, या कुछ कपड़े चोरी हुए हैं, या टॉयज चोरी हुए हैं, या कोई चांदी की चीज चोरी हुई है, साइकिल या हुई है, तो उसको वो समाज का ये दायित्व है उसको पकड़ करके चोर को, और जो सामान ले गया था वो सामान उसे वापस उसकी भरपाई कर दे, उसे वो सामान वापस दे दे। तो ये फर्क हुआ। यहाँ पर रेप्रेसिव लॉ है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव लॉ है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे से काम होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिक्टेटरशिप है क्योंकि राजा का शासन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने पढ़ा कि दुर्खिम साहब ने किस तरह से सामाजिक एकता पर आधारित समाज को दो भागों में बांटा, यांत्रिक एकता पर आधारित समाज और स्वाभाविक एकता पर आधारित समाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये तो उदाहरण है आदिम समाज के, जनजातीय समाजों के, ये शहरी समाज और आधुनिक समाज जो है 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के बाद की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह हुई, प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पे होने लगे, लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों ने हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को निर्धारित किया, हर काम के लिए एक अलग अलग व्यक्ति उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बने। तो ये दो तरह की इंटरडिपेंडेंसी आपने बताई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।